तो अमेरिका पर एक बार फिर दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि चंद घंटों बाद ट्रंप के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर सामने आने वाली। ट्रंप और नेटो महासचिव की बैठक होनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ ट्रंप रूस पर एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दावा यह भी है कि जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाया है, उसी तरह से रूस के खिलाफ बड़े एक्शन का प्लान हो सकता है। ट्रंप के ऐलान से पहले रूस की चेतावनी दुनिया के सामने आ चुकी है। पुतिन ने अमेरिका पर रूस के एहसानों की याद दिलाई है और कहा है कि रूस किसी दबाव में नहीं आने वाला। एक परमाणु शक्ति बनने का ख्वाब देखने वाला देश और दूसरा सबसे अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड रखने वाला महाशक्ति। ईरान और रूस में बहुत फर्क है, लेकिन दुनिया में अंदेशा है ट्रंप का फैसला दोनों के लिए एक जैसा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के लिए अमेरिका और उनकी साख सबसे ऊपर है। ईरान ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी और ऐसा ही करने वालों में दूसरा नाम रूस का है। वॉशिंगटन में अब रूस पर आखिरी फैसला होना है। नाटो महासचिव रूटे ट्रंप से मिलेंगे। रूटे की मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री से होगी। रूटे अमेरिका के विदेश मंत्री से भी मिलेंगे। बैठक में रूस यूक्रेन पर रणनीति तैयार होगी। अमेरिका की बात नहीं मानने का अंजाम ईरान भुगत चुका है। अब ट्रंप ऐसा ही कुछ रूस की सरहद के भीतर करें तो अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। अमेरिका से यूक्रेन तक हथियार पहुंचने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन क्या ट्रंप यहीं तक रुकेंगे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की रणनीति बाइडेन से बिल्कुल अलग होगी, इसीलिए बात सिर्फ हथियार सप्लाई तक नहीं रहेगी। ट्रंप के फैसले पर सस्पेंस है, लेकिन पुतिन अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका को बता दिया है कि रूस न डरने वाला है, न अपने मिशन से पीछे हटने वाला है। अमेरिका से मुकाबले की तैयारी तो रूस युद्ध की शुरुआत में ही कर चुका है। ट्रंप और पुतिन के बीच मौजूदा दौर में नाराजगी की बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। ट्रंप पुतिन से नाराज हैं और ट्रंप का गुस्सा बारूद बनकर रूस को झुलसा सकता है। लेकिन हर एक धमाके से दुनिया में न्यूक्लियर जंग का खतरा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुतिन ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। पुतिन की तैयारी दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में किन विकल्पों पर विचार मुमकिन है। और सवाल है कि ट्रंप के पास कितने विकल्प हैं। माना जा रहा है कि रूस में ईरान वाला फार्मूला भी लाया जा सकता है, यानी रूस पर अमेरिकी सेना का मिलिट्री एक्शन। अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए ईरान जैसा सीधा हमला भी कर सकता है। ईरान की तरह ही अमेरिकी बॉम्बर अहम ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना पर भी बॉम्ब प्रहार हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन की जमीन खाली कराने के लिए रूसी कब्जे वाले इलाकों में अटैक कर सकता है। दूसरा विकल्प यूक्रेन को सैन्य मदद देने की है। यह कोलिशन ऑफ द विलिंग के जरिए हो सकता है। अमेरिकी सेना यूरोप और यूक्रेन की सेना को मदद दे सकती है। अमेरिका युद्ध के लिए हथियारों की सप्लाई भी कर सकता है। अमेरिका के कहने पर यूरोप की सेना जंग में शामिल हो सकती है। तीसरा विकल्प है कि नेटो को रूस पर हमले की मंजूरी मिल जाए। ट्रंप की सहमति के बाद रूस पर कई देशों का हमला हो सकता है। अमेरिका खुद हमले का नेतृत्व कर सकता है। अमेरिका हमले के लिए हथियार भी दे सकता है। ट्रंप का फैसला आना है, लेकिन दूसरी तरफ रूस की तैयारी हर मोर्चे पर जवाब देने की।
यूरोप के करीब मौजूद सीक्रेट ठिकानों पर रूस ने बेहद तेज रफ्तार से काम किया है। न्यूक्लियर हथियारों के साथ मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती है। बेलारूस में इस्कंदर मिसाइलों का स्टॉक है। परमाणु हमला करने वाले फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद, मॉस्को और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। यहां भी रूस के न्यूक्लियर हथियारों का स्टॉक बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे और फिनलैंड के करीब रूसी नेवल बेस से एटमी हमले की तैयारी है। यहां पनडुब्बी से परमाणु हमले वाली मिसाइलें लाई गई हैं। बैरेंट्स सी के करीब 2 ठिकानों से यूरोप पर हमला किया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस यूरोप के करीब मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर तेजी से काम कर रहा है। हर जगह नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और नए हथियार पहुंचाए गए। रूस की तैयारी ऐसी है कि वो नाटो के किसी भी ठिकाने पर तुरंत हमला कर सके। रूस की यह तैयारी आपको नक्शे के जरिए और आसानी से समझ आएगी। और दुनिया के मानचित्र पर देखें तो यूरोप के करीब रूस की बड़ी तैयारी बेलारूस के ओसिपोविचो शहर में है। यहां न्यूक्लियर हथियार तैनात है। इसी तरह बाल्टिक सागर के करीब कैलिनिनग्राद एक अहम पॉइंट है और यहां से पोलैंड समेत कई देशों पर परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस ने नॉर्वे और फिनलैंड के करीब गद्जिएवो नेवल बेस पर भी एटमी हथियारों का जखीरा रखा है, जिससे यूरोप को दहलाया जा सकता है। बैरेंट्स सी और कारा सागर के बीच नोवाया जेमलिया द्वीप पर भी रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। बैरेंट्स सी और व्हाइट सी के बीच कोला प्रायद्वीप पर भी रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती है। इन 5 जगहों से रूस एटमी हमले कर सकता है। ऐसी तैयारियों की वजह से यूरोप रूस को बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। ज़ेलेंस्की भी यूरोप को आगाह करते रहे। ट्रंप के सामने नाटो महासचिव इन मुद्दों को उठाने वाले। फ्रांस के आर्मी चीफ का दावा है कि रूस फ्रांस को टारगेट करने का प्लान कर रहा है। रूस फ्रांस को कई तरह के नुकसान पहुंचा चुका है। यूरोप के कई देशों पर साइबर अटैक बढ़ सकता है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद रूस को लेकर यूरोप की रणनीति में कभी बदलाव नहीं आया। नाटो सदस्य देश भी अमेरिका के पाले में जाने के बजाय संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। अब ट्रंप की सोच बदल चुकी है, क्योंकि पुतिन अमेरिका के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। दबाव में आने की जगह पुतिन ने अमेरिका को रूस के एहसान याद दिलाए। एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा है कि रूस ने अमेरिका के स्थापना में मदद की। अमेरिका की आजादी में रूस बड़ा सहयोगी था। रूस ने यूएस की आर्थिक और हथियार से मदद की थी। पुतिन बार बार जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका के सामने रूस झुकने वाला नहीं। इसीलिए उम्मीद यही है कि ट्रंप के किसी सख्त फैसले से रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार तय। दावा यह भी है कि ट्रंप अगर सॉफ्ट रहे तो रूस अमेरिका की सभी संधियां खत्म करके रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में तबाही मचाने के लिए अमेरिका हथियारों की खेप यूक्रेन भेज रहा है। साथ ही रूस के हमलों से बचाव के लिए पेट्रियट सिस्टम भेजने पर भी अमेरिका तैयार हो गया है। ट्रंप के इन फैसलों से पुतिन का पारा बढ़ गया है। यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज रात भी यूक्रेन में बारूदी जलजला आ सकता है। रूस अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही मचा सकता है। और अगर यूक्रेन बैकफुट पर नहीं आया तो यूक्रेन में तबाही का नया दौर शुरू हो सकता है। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो पुतिन टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि ट्रंप के यू टर्न से न सिर्फ युद्ध विराम की कोशिश को झटका लगा है, बल्कि पुतिन के उस मंसूबे पर पानी फिर गया जिसमें पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से को जल्द से जल्द रूस में मिलाना चाहते थे। अब पुतिन ने पिछले 120 घंटे से यूक्रेन को तबाही के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। नया ब्लूप्रिंट है कि अगस्त तक यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा करना है। अब सिर्फ ज़ेलेंस्की के पास एक ही विकल्प है, आत्मसमर्पण। सबसे पहले नक्शे पर समझिए, रूस के हमलों से यूक्रेन में कहां-कहां तबाही हुई। दक्षिण यूक्रेन में हमले, पूर्वी यूक्रेन में हमले चल ही रहे हैं, लेकिन इस साल पहली बार रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए हैं। यानी एक नए पैटर्न के तहत हमले किए जा रहे हैं, जिसमें लवीव, तेर्नोपिल, कीव, चेरकासी, नेप्रोपेट्रोवस्क, सूमी, खार्कीव, लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया, खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा शामिल हैं। यानी 14 से ज्यादा इलाकों पर बमबारी की गई। पुतिन का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। इस बार हमले बेहद भीषण हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिराई जा रही हैं। पहली बार रूस के बम उन बंकरों पर भी गिर रहे हैं जहां लोग छिप रहे हैं। यानी पुतिन इरादा कर चुके हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह वीरान कर देंगे। सीरिया की तरह यूक्रेन बन जाएगा, यानी हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी। पुतिन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इसे भी समझना होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तभी रूस ने बिना ब्रेक के यूक्रेन की तबाही का टेंडर निकाल दिया है। आखिर वो कौन सी वजह है जिससे पुतिन अब यूरोप में तबाही मचाने को तैयार है? अगर अमेरिका बीच में आया तो सबसे बड़ा विध्वंस तय है। सबसे पहले ट्रंप के यू टर्न पर पुतिन आक्रोशित है। दूसरी वजह है यूक्रेन को बारूद की सप्लाई। तीसरी वजह है पेट्रियट सिस्टम भेजने को तैयार हुआ अमेरिका। चौथी वजह है नाटो को भी हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने कहा। इसके अलावा पांचवी सबसे बड़ी वजह है बाइडेन सरकार के वक्त जारी की गई सैन्य मदद ट्रंप भी भेजेंगे, जिसे बढ़ाकर $3.8 बिलियन से $5 बिलियन कर दिया गया है। यानी अमेरिका के रिचार्ज से यूक्रेन लंबे युद्ध के लिए तैयार है, जिससे रूस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका खुद भी हथियार भेजेगा और नाटो को भी एग्रेसिवली हथियार भेजने को कह रहा है। अमेरिका की युद्ध नीति से रूस को मौका मिल गया है कि वो टैक्टिकल हथियारों से यूक्रेन पर हमला करे, क्योंकि नाटो को रोकने के लिए यही आखिरी उपाय बचता है और कंट्रोल्ड परमाणु विस्फोट को परमाणु युद्ध में बदलने का अलार्म बज सकता है। और यूक्रेन को अमेरिका के हथियार भेजने पर रूस आग बबूला है। अब बाकी नेटो देश भी यूक्रेन को बारूद सप्लाई करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से सबसे ज्यादा हथियार पहुंच रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी से भी हथियार पहले पोलैंड पहुंचाए जा रहे हैं। साउथ ईस्ट पोलैंड के रेजोव एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे। यूक्रेन बॉर्डर से रेजोव एयरपोर्ट की दूरी 90 किलोमीटर है। फिर E40 हाईवे के जरिए पश्चिमी यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। लवीव और तेर्नोपिल में नेटो सेंटर में हथियार गोदाम मौजूद है। पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदाम से दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन तक सप्लाई किए जाते हैं। इसी रूट से फ्रंट लाइन पर विध्वंसक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हथियार गोदाम की सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम लगाए। क्रेमलिन ने जो नया ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक सबसे पहले यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया जाएगा। साथ ही यूक्रेन की कमांड पोस्ट तक पहुंचने वाले रूट को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे यूक्रेनी सैनिकों पर हथियारों की कमी हो जाए और वो पोस्ट छोड़कर भाग जाए। यही वजह है रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं।
इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा पेट्रियट सिस्टम और दूसरे हथियारों की जरूरत है। रूस का प्लान है कि पेट्रियट सिस्टम आने से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक रूस ने यूक्रेन के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर पर ही कब्जा किया है, जो कुल यूक्रेनी क्षेत्र का 1% भी नहीं है। खार्किव तक रूसी सेना रोजाना 50 मीटर ही आगे बढ़ पाई है, जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं के मुकाबले काफी धीमी है। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिक 80 मीटर रोजाना आगे बढ़ रहे थे। इस हिसाब से पुतिन को संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे में काफी वक्त लग जाएगा। इस दौरान नाटो का साथ लगातार यूक्रेन को मिलता रहा तो रूस का नुकसान बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले बढ़ा रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो आखिरी विकल्प टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल का हो सकता है, जबकि यूक्रेन पेट्रियट अम्ब्रेला बनाकर रूस के हमले रोकने की तैयारी में है। और यूक्रेन ने रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगे। पेट्रियट एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। पेट्रियट की रेंज 160 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली मिसाइल की स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पेट्रियट सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी टारगेट ट्रैकिंग लिमिट 100 से ज्यादा है। लॉन्च स्टेशन क्षमता 16 मिसाइल प्रति लॉन्चर है। इसे सेटअप करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। 5 क्रू मेंबर इससे हमले करते हैं। दरअसल यूक्रेन जिस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है उसके लिए सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। एक तरफ पेट्रियट के जरिए रूसी हमलों को रोक पाएगा, दूसरी तरफ F-16 से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले कर देगा। यानी अब यूक्रेन की सुरक्षा पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों पर टिकी है। ट्रंप के आश्वासन के बाद ज़ेलेंस्की लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रूस के पास अभी मौका है कि वो यूक्रेन को घुटनों पर ला दे, इसीलिए पूरी ताकत से हमले किए जा रहे हैं। रूस रोजाना 350 गैरान ड्रोन बना रहा है। यह क्षमता रोजाना 500 ड्रोन बनाने की हो सकती है। इसके अलावा मिसाइलों का भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन से हथियारों की खेप मंगाई जा रही है। यानी रूस यूक्रेन में विध्वंस का नया चैप्टर आरंभ होने वाला है, जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है। अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के शहरों को नागासाकी, हिरोशिमा बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से युद्ध की दिशा बदल सकती है और युद्ध में यह टर्निंग पॉइंट लाया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिन्होंने यूक्रेन के लिए हथियारों की डिलीवरी पर न सिर्फ हामी भर दी है बल्कि रूस पर हमले की बंदिशें भी हटा ली हैं। अब ट्रंप के इस फैसले से यूरोप पर क्या असर पड़ेगा और रूस के अंदर स्थिति कितनी बदल गई है, इसकी पूरी तहकीकात इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन रूस की जंग में पहला टर्निंग पॉइंट था यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडरमैन, जिसमें ड्रोन से रूस के एयरबेस को दहलाया गया था। यह इस युद्ध में रूस के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। पर अब वक्त है दूसरे टर्निंग पॉइंट। मिलेंगे लॉन्ग रेंज हथियार, यूक्रेन करेगा दूर तक वार। ये एक कयास नहीं बल्कि भविष्य में साकार रूप लेने वाला कथन, जिसका संबंध सीधे अमेरिका से, और इस चेतावनी को रूप दिया है खुद ज़ेलेंस्की ने। उनके मुताबिक हमारी यूनिट रूस का विनाश जारी रखेंगे। इस युद्ध को रूसी क्षेत्रों तक करने की कोशिश करेंगे। हम अब लंबी दूरी के हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान एक पोस्ट के जरिए किया और यह संभव हुआ है जंग की दिशा बदलने वाले फैसलों से, जिसका केंद्र है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप।
और फैसला यह है कि अब यूक्रेन को न सिर्फ रक्षा उपकरणों की सप्लाई होगी बल्कि लॉन्ग रेंज हथियार भी मुहैया कराई जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने सिर्फ पेट्रियट सिस्टम का नाम लिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए जिन हथियारों की मांग करेंगे वो सप्लाई किए जाएंगे और इनमें लॉन्ग रेंज हथियार भी शामिल होंगे, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रंप डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव डील पर सहमत है। यानी ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर हमले की अनुमति दे दी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने सीधे रूस से टकराने का रास्ता चुना, बल्कि इस डील में यूरोपीय देशों को माध्यम बनाकर भविष्य में रूस को बातचीत की मेज पर लाने का रास्ता भी ट्रंप ने बरकरार रखा है, जिससे ट्रंप के घरेलू हित के साथ यूरोपीय हित भी पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो न सिर्फ रूस पर भारी पड़ने जा रही है, यूक्रेन और यूरोप को ताकतवर भी बनाएगी। यही वजह है कि अब यूरोप के हौसले बुलंद हैं और इस बुलंद हौसले की वजह है अमेरिका से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद के लिए डील। तो यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से जो डील की है उसके तहत जर्मनी पेट्रियट सिस्टम, उसमें लगने वाले सैम मिसाइल और F-35A फाइटर जेट के लिए भुगतान करेगा। तो वही नॉर्वे ने भी पेट्रियट की यूनिट्स और AIM-9X एयर टू एयर मिसाइल के लिए अमेरिका से डील कर ली है। इधर पोलैंड ने AIM-120D एयर टू एयर मिसाइल, GBU-39B स्मॉल डायमीटर बमों के लिए खरबों की डील कर ली है। इसके अलावा पोलैंड M1A1 अब्राम्स टैंक और हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की डिलीवरी के लिए भी अमेरिका को भुगतान करेगा, जबकि चेक रिपब्लिक F-35A फाइटर जेट ले रहा है। फिनलैंड भी F-35A ब्लॉक 4 की खरीद कर रहा है। ग्रीस भी F-35A फाइटर प्लेन के ऑर्डर दे चुका है और रोमानिया ने भी F-35A फाइटर प्लेन के साथ पेट्रियट सिस्टम की यूनिट के लिए अमेरिका को भुगतान करने का फैसला किया है। बात नीदरलैंड्स की करें तो उसकी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल और AGM-179 ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल के लिए डील हो चुकी है। उधर एस्टोनिया ने जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल के लिए अमेरिका से सौदा कर लिया है, तो हंगरी अमेरिका को स्काई रेंजर 30 एयर डिफेंस व्हीकल के लिए भुगतान करेगा, जबकि लातविया और लिथुआनिया हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर की डील कर चुके हैं और इटली ने AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए डील कर ली है। ट्रंप ने जो लॉन्ग रेंज हथियार देने का फैसला लिया है उससे स्थिति बदलने जा रही। यानी इसकी तुलना जंग के शुरुआती दौर में बनी मदद की स्थिति से कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अब अमेरिका हथियारों की कीमत वसूलेगा और लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो क्या यह रूस पर दबाव बढ़ाने वाली रणनीति है या फिर ट्रंप सीधे रूस से टकराव बढ़ा रहे हैं? इस सवाल को उठाने की वजह है फ्रांस के नेशनल डे की पूर्व संध्या पर आया इमैनुअल मैक्रों का बयान, जिसमें खतरे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा बताया गया है। उनके मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी यूरोप को सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए हम 2 साल में अपना रक्षा बजट दोगुना करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए हमें डर पैदा करना ही होगा। यह बयान सामान्य नहीं, ये सीधे रूस के लिए एक चेतावनी है। इसलिए ज़ेलेंस्की का बयान जारी हुआ। जैसे ही ट्रंप ने हालात बदलने के संकेत दिए, रूस ने अपने बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसे खतरे से निपटने के लिए एयरबेस पर सुरक्षात्मक ढांचे का निर्माण शुरू कर दिया है। रूस ने एयरबेस पर ही एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। एयरक्राफ्ट हैंगर को मिट्टी की परतों के नीचे बनाया जाने लगा है। इन एयरक्राफ्ट हैंगर्स को एक मजबूत बंकर की शक्ल दी जा रही है। यह जानकारी यूक्रेन की फ्रंट इंटेलिजेंस इनसाइट ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर जारी की।
और यह दावा इसलिए सही माना जा सकता है क्योंकि सैटेलाइट इमेज कुर्स्क के खलीनो एयरबेस की है। ठीक ऐसा ही ढांचागत निर्माण क्रीमिया के दजानकोय एयरबेस पर भी देखा गया है, जो बताता है कि अब रूस की स्थिति बदल रही है। लेकिन क्या वाकई यूरोप और अमेरिका की इस कवायद से रूस को झुकाया जा सकता है? सवाल नाटो के महासचिव के एक बयान से उठता है। उनका दावा है कि रूस के हथियारों का आंकलन नहीं किया जा सकता। यूरोप के मुकाबले रूस के हथियार निर्माण की गति 12 गुना ज्यादा है। रूस के पास अब भी भारी मात्रा में गोला बारूद है, जिसका इस्तेमाल होना बाकी। मुमकिन है कि इसी स्थिति को मार्क रूटे ट्रंप के साथ साझा करना चाहते हैं, इसीलिए वो ट्रंप से मुलाकात करने वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात का दूसरा मकसद नाटो देशों को अमेरिका से मिलने वाले हथियार पर नए सिरे से समझौता भी हो सकता है। और अगर कारण यही है तो इसका मतलब है कि नाटो को ट्रंप फिर से मजबूत बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो ट्रंप का दावा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो चुका है, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, खामेनेई के साइंटिस्ट 90% यूरेनियम संवर्धन हासिल कर चुके हैं। इधर नेतन्याहू को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु ताकत हासिल कर ली तो इजराइल का नक्शा धरती से मिटना तय है। क्या ईरान 90% यूरेनियम संवर्धन हासिल कर चुका है? क्या ईरान परमाणु बम बनाने के करीब? क्या ईरान जल्द एटमी परीक्षण करने वाला है? क्या ईरान इजराइल में परमाणु धमाका करेगा? इस एक सवाल के पीछे विध्वंस की अनेक आशंकाएं छिपी और इसे जन्म दिया है ईरान से आ रही खबरों ने, जो अरब में एटमी तबाही का अलर्ट दे रही। बीते 24 घंटे में ईरान से 3 ब्रेकिंग न्यूज सामने आई। खबर नंबर 1, कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान 90% यूरेनियम संवर्धन हासिल कर चुका है। खबर नंबर 2, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हलचल देखी गई। खबर नंबर 3, ईरान ने इजराइल को परमाणु तबाही की धमकी दी। ईरान से आ रही ये खबरें ही अरब में महा तबाही का डर बढ़ा रही। डर है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति हासिल कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में परमाणु तबाही तय। दरअसल ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने इजरायली नक्शे की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में 2 मशरूम क्लाउड बनते नजर आ रहे हैं, जो एटमी ब्लास्ट का प्रतीक है। हालांकि मेहदी मोहम्मदी ने कुछ देर बाद ही इस तस्वीर को हटा लिया, लेकिन ये पोस्ट ईरानी इरादों का ट्रेलर माना जा रहा है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले 400 किलो यूरेनियम निकाल लिया था। ये यूरेनियम 60% तक संवर्धित था। ईरान इस यूरेनियम को 90% तक संवर्धित कर चुका है या करने के करीब है। माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी टेस्ट कर अमेरिका और इजराइल को चौंका सकता है और इस बात की आशंका इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी। यही वजह है कि बेंजामिन ने ईरान से डील के लिए 3 नई शर्तें रखी। ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा, 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलों का उत्पादन भी नहीं करेगा, प्रॉक्सी संगठन को समर्थन भी नहीं देगा। बेंजामिन ईरान पर दोहरा प्रतिबंध लगाकर इजराइल को एटमी तबाही से 100% सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों की रेंज को 480 किलोमीटर तक सीमित रखने की शर्त रखी। दरअसल अगर ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना भी लेता है तो लंबी रेंज की मिसाइलों के बिना वो इजराइल पर एटमी हमला नहीं कर पाएगा।
यही वजह है कि बेंजामिन अब ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइलों पर भी प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। इधर इजरायली प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में भी ईरान के एटमी हमले का जिक्र किया है। ईरान परमाणु बम हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। उसे हथियार मिलना इजराइल के लिए खतरा होगा। ईरान इसका इस्तेमाल इजराइल को नष्ट करने के लिए करेगा। तेहरान के पास 1 साल में परमाणु बम होगा। वो वास्तव में इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। ईरान जल्द परमाणु बम हासिल कर सकता है। इस डर की एक बड़ी वजह IAEA अधिकारियों की ईरान में एंट्री पर नई पाबंदी है। दरअसल ईरान ने IAEA पर जासूसी का आरोप लगाते हुए सहयोग के लिए कई शर्तें रखी। ईरान की शर्त है IAEA अधिकारियों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी लेनी होगी। परमाणु स्थल पर दौरे के वक्त काउंसिल के सदस्य साथ होंगे। सिर्फ एक निश्चित जगह तक निरीक्षण का अधिकार होगा। ईरान का दावा है कि IAEA अधिकारियों ने परमाणु ठिकानों की जासूसी की थी। उनके जूतों में सर्विलांस चिप लगी हुई थी। IAEA के एजेंट्स ने समीक्षा से पहले गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए। इन दस्तावेजों को अमेरिका और इजराइल तक पहुंचाया गया। यही वजह है कि ईरान IAEA को निरीक्षण की इजाजत तो दे रहा है, लेकिन कई शर्तों के साथ, जिससे इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ गई। इधर ईरान से आ रही एटमी खबरों को देखते हुए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में गश्त बढ़ा दी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट यहां से लगातार ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर नजर रख रहे। टेंशन बढ़ने की एक बड़ी वजह ईरानी परमाणु संवर्धन को रूस की सहमति भी है। दरअसल रूस ने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि रूस ने ईरान से परमाणु संवर्धन बंद करने और जीरो एनरिचमेंट समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कहा है। रूसी विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा, यह उनका एक नया प्रोपेगेंडा है। हम हमेशा से इसे कूटनीति के जरिए हल करने पर जोर दे रहे हैं। वैसे भी ईरान अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। साफ है, इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद परमाणु बम हासिल करना खामनेई की मजबूरी बन चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अब किसी भी तरह परमाणु शक्ति हासिल करना चाहते हैं, जो अरब में महातबाही की वजह बन सकता है। और ईरान ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका के हमले सिर्फ परमाणु प्रोग्राम रुकवाने के लिए नहीं थे, बल्कि वो ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करके तख्ता पलट करना चाहते थे। ईरान के गुप्त ठिकाने पर हमला भी किया था, जिससे ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान कुछ सेकंड से ही बच पाए थे। साथ ही वहां मौजूद दूसरे वरिष्ठ नेता भी बाल बाल बचे थे। अब ईरान प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन हो रहा है। रूस और चीन के हथियार ईरान पहुंच चुके हैं। अब कभी भी ईरान हमला करके इजराइल से बदला ले सकता है। इजराइल का मंसूबा था ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना और खामनेई का तख्ता पलट करना। लेकिन ना तो इजराइल यूरेनियम संवर्धन रोक पाया, ना ही ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर पाया। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें चुन चुनकर ईरान के नेता और सैन्य कमांडर मारे जा रहे थे। ये 16 जून की तस्वीरें हैं, जब तेहरान के बाहरी इलाके में किसी गुप्त ठिकाने पर बम गिराए। इस बमबारी में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान कुछ सेकंड के फासले से बच गए। हालांकि वो जख्मी जरूर हुए थे। जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त सुरक्षा परिषद की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में इजराइल पर हमले की प्लानिंग बनाई जा रही थी। तभी स्ट्राइक हुई। IDF के पास टारगेट की बिल्कुल सटीक जानकारी थी। हमले में पेजेश्कियान बाल बाल बचे थे, जबकि हमले में उनके पैर में चोट आई। यह हमला उसी तरह टारगेटेड था जैसे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मारा था। साथ ही ईरान के टॉप कमांडर भी मार गिराए थे। दरअसल इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा करके अपने कंट्रोल वाली सरकार बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने खामनेई की तलाश में मोसाद एजेंट भी भेजे थे। लेकिन खामनेई का पता लगा पाने में इजराइल नाकाम रहा, इसीलिए तख्ता पलट का मंसूबा फेल हो गया। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर तैयारी जबरदस्त की थी।
अगर 16 जून का हमला कामयाब हो जाता तो ईरान में काफी कुछ बदल सकता था। ईरानी सुरक्षा परिषद की मीटिंग में प्रेसिडेंट पेजेशकियान शामिल थे। उनके साथ कई टॉप लीडर भी गुप्त ठिकाने पर थे। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई के साथ साथ कई सैन्य अधिकारी शामिल थे। यानी तीनों सरकारी शाखाओं के प्रमुखों को मारकर ईरान को अस्थिर करने की तैयारी थी। प्लान फेल हो गया। साथ ही ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देकर इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। खामनेई भी बंकर से बाहर आकर ऐलान कर चुके हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। अब 16 जून के हमले वाले वीडियो के सामने आने से ईरान में प्रतिशोध की मांग तेज हो रही है। मोसाद का इनपुट है कि ईरान को रूस और चीन से लगातार हथियार सप्लाई हो रहे हैं। रूस से ईरान पहुंचे एक प्लेन का वीडियो भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है बड़ी खेप ईरान पहुंच चुकी है। ईरान अब बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। इस बीच ईरान ने नोटाम जारी कर दिया है, जबकि तुर्की ने भी अपनी फ्लाइट बंद कर दी है। यानी ईरान और अमेरिका में परमाणु करार नहीं हुआ तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है, जिसका दायरा पूरे अरब में फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई फिर शुरू की थी। अब पुतिन ने इस सप्लाई को कट करने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल इस वक्त रूसी विदेश मंत्री उत्तर कोरिया के दौरे पर है। इस बीच किम जोंग ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया है। माना जा रहा है कि पुतिन ट्रंप को कोरिया के मोर्चे पर उलझाने की तैयारी में। यूक्रेन युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा कोरिया में खुल सकता है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने साफ कर दिया वो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया ने यूएस, जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। तीनों को एक साथ सैन्य जवाब देने की चेतावनी दी। लेकिन सवाल है कि किम की धमकी की वजह क्या है? उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर आग बबूला क्यों है? किम जोंग की इस धमकी के पीछे अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की एयर ड्रिल और उत्तर कोरिया को रूस का खुला समर्थन माना जा रहा है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री 3 दिन के प्योंगयांग दौरे पर हैं, जहां उनकी किम जोंग से मुलाकात हुई। इस मुलाकात से 12 घंटे पहले अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने ज्वाइंट एयर ड्रिल की। इस ड्रिल में 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर के साथ जापान के 2 F-2 फाइटर जेट शामिल हुए। साथ ही साउथ कोरिया के F-16 फाइटर जेट्स ने भी एक फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इस एयर ड्रिल को ऐसे वक्त पर किया गया जब रूसी विदेश मंत्री लावरोव किम जोंग से मिलने प्योंगयांग पहुंचने वाले थे। जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर आग बबूला है। उन्होंने अमेरिका और उसके दोस्तों को धमकी दे डाली।
इधर लावरोव ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने प्योंगयांग से दिए एक बयान में कहा, हम उत्तर कोरिया की आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन कारणों को समझते हैं कि वो परमाणु विकास क्यों कर रहा है। एक तरफ रूस ने किम को परमाणु हथियारों के मोर्चे पर समर्थन दिया, तो दूसरी तरफ किम जोंग ने सैन्य मोर्चे पर रूस को हर तरह से मदद का आश्वासन दे डाला। किम जोंग ने युद्ध में रूस को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। उत्तर कोरिया हर तरह से युद्ध में रूस के साथ है। कोरिया में हुए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रूसी राष्ट्रपति का गेम प्लान माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। साथ ही नाटो ने भी यूक्रेन को नए हथियार भेजने तेज कर दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन कोरिया फ्रंट खोलकर यहां अमेरिका को फंसाना चाहते हैं, ताकि ट्रंप का फोकस जापान और कोरिया पर शिफ्ट किया जा सके और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई एक बार फिर रोकी जा सके। लेकिन रूसी राष्ट्रपति का यह गेम प्लान दुनिया में महा तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार युद्ध विराम की कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम ही रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुख्य कारण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब युद्ध विराम से शांति की तरफ बढ़ने वाला भविष्य दिखा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने भविष्य की उम्मीदों को तोड़ दिया। नहीं टला बंधक संकट, संघर्ष ने बढ़ाई आफत। गाजा के खिलाफ इजराइल के अभियान में एक समय ऐसा भी आया जब रेड क्रॉस के जरिए बंधक और कैदियों की अदला बदली। हमले रुके, सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेने वाले वापस अपनी रिहाइश में लौटने लगे, लेकिन भविष्य की शांति की उम्मीद हर बार टूटी। तबाही और विध्वंस दोगुनी तेजी से होने लगा। आखिर क्यों हो रहा है गाजा में युद्ध विराम? क्यों भड़क जाता है हर बार संघर्ष? दरअसल गाजा में जारी बारूदी विनाश के दो बिंदु हैं जो बताते हैं कि यहां क्षेत्रीय शांति संभव नहीं है। इसमें पहला है हमास का बार बार उभर कर सामने आना और दूसरा है इजराइल को यूएस से हथियारों की सप्लाई। इसमें हमास पर आधारित बिंदु एक मुख्य विषय है, क्योंकि यह इजराइल का एक डर है जो बताता है कि भविष्य में भी हमास इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए युद्ध विराम तो संभव है, लेकिन इजरायली सेना की गाजा से वापसी हमास के अंत तक संभव नहीं।